गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय इतिहास और नागरिक शास्त्र। और यहाँ जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो पाठ शुरू है वो है बेटा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में पिछली बार हमने गांधी जी के कार्यों के बारे में चर्चा की, उनके जन्म तिथि और उन्होंने कौन कौन से अ, अच्छे कार्य भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किए, उन सब की चर्चा हमने पिछले भाग में की हुई है। उसमें हमने गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के कार्य देखे, फिर हमने गांधी जी के भारत में आगमन देखा और सत्याग्रह क्या होता है इसका दर्शन भी किया, है ना। और साबरमती वाला गाना याद ही होगा आपको, उसको भी हमने बहुत बार गुनगुनाया। अब हम लोग चलते हैं गांधी जी के अगले चरण की तरफ, जहाँ पर गांधी जी ने सत्याग्रह का आरंभ भारत में करना शुरू कर दिया, है ना। तो सत्याग्रह के आरंभ में अ, हम जो भाग देखने जा रहे हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह ये नाम इसका क्यों पड़ा, तो मैं ये बताना चाहता हूँ बेटा कि बिहार में एक गांव है जिसका नाम है चंपारण। ठीक है, एक क्षेत्र है चंपारण, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और उसमें अंग्रेज जो हैं वो बागान मालिकों को, जो भी बागान का मालिक होगा और वहाँ पे जो भी किसान, भारतीय किसान खेती कर रहे होते थे, उनको नील की फसल उगाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे। नील यानी कि आपको पता होगा, नील यानी जो हम लोग कपड़े धोने के लिए पानी के साथ साथ डालते हैं, उससे हमारी जो कपड़ों की चमक और बरकरार रहती है। उस नील की फसल को उगाने के बारे में आज हम लोग यहाँ पे सत्याग्रह में जानकारी ले रहे हैं, जो कि भारतीय किसान और दूसरा उत्पादन वहाँ पे लेते थे, परंतु अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ज़बरदस्ती करके किसानों को नील फसल उगाने के लिए कहा। अब ये नील जो थी वो निर्धारित दामों पर ही बागान मालिकों को बेचने की भी सख्ती की गई थी। मतलब अगर किसान चाहते कि ये नील जो है हम लोग ज़्यादा दामों में बेचना चाहते हैं, परंतु जो अंग्रेज़ थे उनको निर्धारित दामों पर ही बेचने के लिए सख्ती कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। अब किसी किसान जो कि किसी फसल का मालिक है या फिर किसान ने वो फसल उगाई है, तो उस किसान को पूरा का पूरा हक होता है कि उस फसल को वो कौन से दाम में बेचे। अब वही डिसाइड करेगा ना कि ये इस फसल का दाम मैंने कितना रखना चाहिए, है ना। यदि वो फसल जितना उसको उत्पादन लगा हुआ है, मतलब जितना खर्चा उसको लगाया हुआ है, उस खर्चे के भी कम रेट में यदि उसको बेचने को दूसरे कह रहे हैं, तो फिर उसके पैसे निकलेंगे कैसे, है ना। इसलिए उसको थोड़ा दाम बढ़ा के ही बेचना पड़ेगा, ये बात तो हम सभी को पता है। तो इसलिए परिणामतः किसानों को आर्थिक हानि उठानी पड़ी, मतलब उनको हानि उठानी पड़ रही थी। फिर ये जो किसान हैं वो गांधी जी के पास गए, और गांधी जी जब 1917 में चंपारण में आए हुए थे, वहाँ उन्होंने किसानों को संगठित कर सत्याग्रह पद्धति से आंदोलन करने का सुझाव दिया। यानी कि ये जो किसान थे भाई, हमारे किसान भाई थे, उनको अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह के पद्धति का आंदोलन करने के लिए उन्होंने कहा। अब सत्याग्रह में सत्य का आग्रह, मतलब हमारी जो बातें हैं, मांगे हैं, वो आपको माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हम सच का साथ दे रहे हैं, हम लोग झूठ के साथ नहीं हैं। और हमें हमारा उत्पादन या हमारी फसल कौन से दाम में बेचनी है, इसका हमें खुद निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए गांधी जी ने भी इन बेचारे किसानों का साथ दिया, और गांधी जी द्वारा भारत में किया गया यह आंदोलन, जो कि सबसे पहला आंदोलन था, वो सफल रहा। और फिर आखिरी आपको पता ही है कि किसानों के साथ न्याय हुआ। हाँ, कितनी अच्छी बात है। अब हम लोग चलते बेटा हमारे अगले पड़ाव की तरफ, वो है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। अब देखिए, ये खेड़ा जो है वो गुजरात में एक जिला है जिसका नाम खेड़ा है। तो गुजरात के खेड़ा जिले में लगातार अकाल पड़ने से फसलों की अत्यंत दुर्गति हो गई थी। अब आपको पता है कि जो नैसर्गिक
नियम हैं उसको अगर लोग तोड़ेंगे तो अकाल या फिर बाढ़ जैसे समस्याओं का उनको सामना करना ही पड़ेगा। तो कभी कभी जो प्रकृति है वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अन्याय जुल्म भी करती है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है, उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो ये आपको पता ही है कि फसलों की बहुत ज़्यादा दुर्गति हो गई क्योंकि खेड़ा ज़िले में अकाल पड़ने लगा। अब जब सरकार अगर हमारे साथ ना हो तो फिर तो आदमी को फिर खाएगा क्या और फिर बचाएगा क्या वाली कंडीशन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा कि सरकार द्वारा बलात् लगान वसूल किया जा रहा था। अब देखिए कि खेड़ा जिले के जो भी हमारे किसान भाई थे वो अत्यंत दुर्गति में हैं, उनके पास फसलें ही नहीं है क्योंकि अकाल पड़ने से फसलें ही नहीं हुई। परंतु अगर सरकार बोल रही है कि जितना लगान हम पहले लेते थे उतना ही लगान इस बार भी हम लोग लेंगे, तो बेचारा किसान करेगा क्या, है ना, कहाँ से इतना लगान अंग्रेज़ों को देगा। इसलिए गांधी जी ने किसानों को लगान अदा न करने की सलाह दी। गांधी जी ने तो कह दिया कि लगान नहीं देंगे। अब क्या हुआ, तब स्थानीय किसानों ने 1918 ईस्वी सन में खेड़ा जिले में लगान बंदी आंदोलन प्रारंभ किया। मतलब किसान भी अटल अटल थे, अड़े रहे कि हम भी लगान नहीं देंगे, देखते हैं अंग्रेज क्या कर लेते हैं। और उनके साथ जो शक्ति थी वो थी गांधी जी की शक्ति, और गांधी जी उनके साथ अगर थे तो उनको फिर डर की क्या बात है। गांधी जी ने आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और अल्पावधि में ही ये सत्याग्रह कामयाब हुआ और लोगों को, किसानों को उनका हक का मुनाफा उनको मिला और अल्पावधि में ही सरकार ने लगान माफ़ कर दिया, है ना। अब उसके बाद हम लोग चलते बेटा हमारे तीसरे पड़ाव की तरफ आज के पार्ट के, वो है अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। अब देखिए बेटा अहमदाबाद भी आपको पता ही है कि गुजरात में आता है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत बढ़ गई थी, आपको पता ही होगा। देखिए अभी तक दो ऐसे विश्व युद्ध हुए हैं कि जो इतने खतरनाक थे कि पूरे विश्व को उन दोनों विश्व युद्धों ने हिला दिया था। इसमें बहुत सारे सैनिकों की, हमारे भाई बहनों की, सभी की ज़्यादा मात्रा में हत्या की गई या फिर राज्य प्राप्त करने के लिए बहुत सारे नियम तोड़े गए। तो कभी ऐसा कोई तीसरा यदि महायुद्ध हुआ, ऐसे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा है कि यदि कभी तीसरा महायुद्ध हुआ तो पृथ्वी पर केवल पत्थर बचेंगे और कुछ नहीं, पत्थर या मिट्टी रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा, मिट्टी का भी नामो निशान होगा कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने बताया है कि ऐसा एक भयंकर प्रथम विश्व युद्ध हुआ कि जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई थी, मिल श्रमिकों ने वेतन वृद्धि मांगी। अब देखिए बेटा अगर हम लोग किसी मिल में काम कर रहे हैं तो हम हमारे मालिक को महंगाई बढ़ने की वजह से वेतन वृद्धि तो मांगेंगे ही ना, और उस मिल मालिक ने इस मांग को बिल्कुल ठुकरा दिया। तो अब मिल मालिक जो थे वो बेटा गांधी जी के पास गए और गांधी जी ने फिर उनको सलाह दी कि श्रमिकों ने हड़ताल और अनशन करना चाहिए। तो श्रमिकों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, उन्होंने हड़ताल और अनशन किया और फिर गांधी जी भी श्रमिकों के साथ अनशन पर बैठ गए। देखिए गांधी जी जब नेतृत्व करते थे कोई भी संगठन का या किसी सत्याग्रह का, तो वो सबसे सामने सबसे आगे बढ़कर किसान भाई या मिल मजदूरों की बहुत अच्छे से मदद करते थे और अंत में मिल मालिक पीछे हटे और श्रमिकों के वेतन में वृद्धि की गई बहुत। और ये जो सफलता थी, ये तीसरी सफलता भी हमें हमें हमारे गांधी जी को यहाँ पे मिली हुई है ना। अब इसके बाद हम लोग जो भाग देखने जा रहे हैं बेटा वो है हमारा इस वीडियो का आखिरी भाग, वो है बेटा रॉलर्ट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह। अब ये रॉलर्ट कानून क्या है ना। अब आपको एक एक कानून के नाम जो है ना वो अच्छे से रटने होंगे, लिखने होंगे, इसकी प्रैक्टिस करके देखनी होगी क्योंकि ये कानून जो भी बनाए गए हैं ये नाम उस अधिकारी के नाम से बनाए गए बेटा, कभी कभी ये बात ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। देखिए रॉलर्ट नामक अधिकारी जो था, एक रॉलर्ट नामक अधिकारी था, उसकी एक अध्यक्षता समिति नियुक्त की गई। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों को सहयोग दिया। अब देखिए बेटा
हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, गुलामी और हमारे देश में बहुत सारे गुलाम थे, है ना। हमारा देश पूरा का पूरा गुलामी में जी रहा था अंग्रेज़ों के, है ना। और इस प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज़ों को हमारे भारतीयों ने सहयोग दिया, तो भारतीयों को एक अपेक्षा थी कि यदि हमने इनकी सहायता की हुई है अंग्रेज़ों की, तो कुछ दिनों बाद जब मान लीजिए युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो जो महंगाई बढ़ी हुई है उन वस्तुओं के दाम अंग्रेज़ सरकार कम करेगी, है ना। या करों में जो वृद्धि की हुई है वो भी माफ़ हो जाएगी, है ना। और आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अंग्रेज़ सरकार के जो विरुद्ध असंतोष जो है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना दाम कम हुए, ना जो भारतीयों को लग रहा था उनके मन मुताबिक चीज़ें हुई। और अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध जो है भारतीय जनता में असंतोष क्या हो गया बेटा, फिर बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि उसके लिए एक सिडनी रॉलट नामक अधिकारी आया था और उसने एक समिति नियुक्त की बेटा। जो भारतीयों ने सोची हुई चीज़ें थी ना वो कुछ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 17 मार्च 1919 को एक नया कानून बनाया रोलट ने, सिडनी रोलट ने। उस कानून का नाम था बेटा रोलट एक्ट। अब ये एक्ट क्या कहता था, तो यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने बताया हुआ है कि इस एक्ट के मतलब का क्या था। तो इस कानून के अनुसार किसी भी भारतीयों को बिना जांच पड़ताल किए बंदी बनाने का, न्यायालय में मुकदमा दायर न करने का और उसे फिर कारावास में बंदी बनाकर रखने का अधिकार सरकार को दिया गया था। मतलब अगर मान लीजिए कि कहीं झगड़ा हो रहा है और आप वो झगड़ा देखने के लिए गए, तो पुलिस आएगी, आपको उठा लेगी और आपको बंदी भी बना लेगी, आप मुकदमा भी दायर नहीं कर सकते, ठीक है। और ना ही आपकी छानबीन होगी, ना जांच पड़ताल होगी, और आपको बंदी बनाकर सरकार के दिए गए जेल में कितने साल रुकना पड़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। ये था हमारा रोलट एक्ट। तो भारतीयों ने इस कानून को क्या करार दिया बेटा, काला कानून। और फिर काला कानून इस संबोधित करने के बाद गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध सत्याग्रह की घोषणा की। और फिर वो दिन आया 6 अप्रैल 1919 ईस्वी सन को रोलट कानून के विरोध दर्शाने के लिए देशव्यापी हड़ताल करने का आह्वान किया गया। मतलब ये काला कानून तो ख़त्म नहीं हो रहा था, परंतु दहशत और डर लोगों में इतना भर गया था कि अब वो ऐसे चरम सीमा पर पहुंच गए थे कि वो अंग्रेज़ों को हराने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और ये जो अन्याय के खिलाफ जंग भारत ने छेड़ी थी, उस देशव्यापी हड़ताल का आह्वान इसके बाद किया गया। और ये आह्वान क्या था और ये किस तरह से हमारे भारत देश में फैल गया, है ना, ये आंदोलन किस तरह से रुद्र रूप धारण करके हमारे भारत देश में फैला, ये सब चीज़ें हम लोग अगले भाग में देखेंगे, जिसमें सबसे पहली कड़ी आपको मिलने वाली है बेटा, वो है जालियनवाला बाग हत्याकांड। ये बहुत खतरनाक हत्याकांड है। वो हमारा भारत देश कभी भी आने वाली कितनी भी युगों तक ये जालियनवाला बाग हत्याकांड नहीं भूल पाएंगे। ये सब चीज़ें मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।